बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। तल्हा मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो मॉर्निंग और इवनिंग के स्टूडेंट्स को आप ऐड कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक। Hope you all students are fine. Let's start our chapter number 3. As you all know, we have completed our first two chapters, and today we will start our chapter number 3, computer hardware. बेसिकली ये चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाना नहीं था, लेकिन कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो मैं सोच रहा था कि करवा दूं। इसकी वजह से हम ये चैप्टर पूरे का पूरा देखेंगे, लेकिन हम बड़ी क्विकली इसको जो है वो बड़ी जल्दी से ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं डेट यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो हम यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं, कुछ सिवाय एंड के जो 3-4 स्लाइड्स हैं उनके अलावा। तो ये चैप्टर हम देख रहे हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला, वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ना वो आपके सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि वो भी आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जल्दी लेके जाऊं, जैसे डाटा मैनेजमेंट, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा कलेक्शन। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एक कोर टॉपिक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसको हम डिस्कस करें। हम ई बिजनेस को, ई कॉमर्स को डिस्कस करें, उसकी डायमेंशंस को डिस्कस करें। तो बस ये चैप्टर 3 आज हम देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक मतलब रिवीजन समझ के कर लेते हैं कि कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के जो सिस्टम्स उन्हें हम 3 कैटेगरीज के अंदर ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम से क्या मुराद है? जो पीसी जिसे हम कहते होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा होता है। नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं, टेक्निकल वर्क स्टेशन हैं। पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं। किसी दौर में ये फीचर फोन होता था, यानी कि टच पैड वाला फोन होता था, सॉरी की बटन्स वाला फोन होता था। इसी तरह से किसी दौर में ये जो है वो बटन्स और टच स्क्रीन दोनों वाला फोन होता था। अब ये बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि टच स्क्रीन वाला फोन हो गया। इसी तरह से जो है वो आगे शायद लोगों के हाथ में सिर्फ एक चिप लगा दी जाए और उनका जो हाथ होगा वही एक फोन होगा। देखते हैं ना आप लोग मूवीज के अंदर भी कि चिप लगी हुई होती है, वो अपने हाथ के जरिए कनेक्ट कर रहे होते हैं हर चीज में। अपने हाथ को, अपने पाम को, हथेली को अपने सामने यूं रखते हैं और उसके ऊपर उनको सब चीजें नजर आ रही होती हैं। कोई ट्रैकिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो इसके बाद दौर आएगा, आज से 10-12-15 साल तक, तो लोगों के हाथ के अंदर डिवाइस इंसर्ट कर दी जाएगी। तो उसी की मदद से वही उनका कंप्यूटर होगा, और हर वक्त वो उन्हीं की एनर्जी से जो चार्ज होगा। तो अब ये बेसिकली क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। इसी तरह से एक मिड रेंज के कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि आप कह लें कि मीडियम साइज के, जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स। वो क्या कह रहे हैं कि नेटवर्क सर्वर्स हो सकते हैं इसके अंदर, मिनी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वेब सर्वर्स, यानी कि इंटरनेट को चलाने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। मल्टी यूजर सिस्टम, जिसे मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, उसे भी मल्टी यूजर सिस्टम कहते हैं। मिड रेंज मींस मीडियम। मेन फ्रेम से क्या मुराद है? एंटरप्राइज सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए जो सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीसी भी मिलेंगे, मिड रेंज भी मिलेंगे, लेकिन वहां पे जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आपके मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं। सुपर सर्वर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने आप सर्वेलेंस का काम करना होता है, जिन्होंने जो है वो आप कह लें कि एक तरह से मॉनिटरिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है पूरे सिस्टम की। आपके ट्रांजेक्शन प्रोसेसर्स होते हैं और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर आते हैं। अब वन बाय वन इनको हम जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? यूजुअली इसे हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ऐसा कंप्यूटर है जिसकी जो है वो पावर जो है वो एक्सीड हो गई है, जो कि डेट ऑफ मेन फ्रेम ऑफ प्रीवियस जनरेशन, यानी कि प्रीवियस जनरेशन के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उससे भी ज्यादा पावर इनकी माइक्रो कंप्यूटर्स की बन गई है। तो ये आपने याद रखना है, जो स्मॉलर लेवल के कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं, जो मीडियम लेवल के कंप्यूटर्स हैं वो जो है वो आपके एक तरह से मिड रेंज कंप्यूटर्स हैं। और इसी तरह से आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली हमारे जो है वो लार्ज साइज के कंप्यूटर्स हैं, यानी कि लार्जर लेवल के कंप्यूटर्स हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास कैटेगराइजेशन होती है।
रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, आपको पता है हर कोई परचेज कर सकता है, कोई मसला ही नहीं है। आर द अब इसमें देखें, एक बात याद रखिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर में आपके स्मार्टफोन्स भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं, लैपटॉप भी आते हैं, पीसी भी आते हैं, बेशक वो हॉरिजॉन्टल पीसी हो, बेशक वो जो है वो वर्टिकल पीसी हो, वो ये सारी की सारी चीजें, आईपैड भी इसके अंदर आ जाएगा, हमारा जो है वो नोट जो होता है, सैमसंग नोट, एप्पल नोट, ये वो चीजें सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। जो एक पर्सन के लिए, जो इंडिविजुअल के यूज के लिए होता है, वो हमारा पीसी होता है। These are the network professional workstation used by business processions. Business के processes में, business की activities में भी ये परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, इनको यूटिलाइज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस में क्या होता है, हर पर्सन के सामने एक कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है और वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो बिजनेस के अंदर भी आप कह लें कि हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं इनके ऊपर। इनके वर्जन में हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी हाथ में पकड़ने वाली डिवाइसेस, जिसे आप हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट, पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी जिसको आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर, और फ्लोर स्टैंडिंग कंप्यूटर्स, यानी कि जो फ्लोर के ऊपर, या फिर आप फ्लोर से मुराद ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आप उसे खड़ा करते हैं, होते हैं ना कुछ जो है वो एक तरह से वर्टिकल फॉर्म के अंदर खड़े हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये फ्लोर स्टैंडिंग कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के इस्तेमाल करते हैं वर्क स्टेशन में, इस्तेमाल होते हैं। वर्क स्टेशन से मुराद वर्क प्लेस है, जहां पे काम हो रहा होगा वहां पे माइक्रो कंप्यूटर यूटिलाइज हो रहे हैं। सपोर्ट हैव मैथमेटिकल कंप्यूटर्स एंड ग्राफिक्स डिस्प्ले डिमांड्स, यानी ये मैथमेटिकल, ऑब्वियसली कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए इसमें कोडिंग आ जाएगी, इसमें प्रोग्रामिंग आ जाएगी, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगी, जिसमें बिग डाटा आ जाएगा, ये सारी चीजें कुछ आईटी के टर्म्स होती हैं, ये काम हो रहे होते हैं। ग्राफिक्स डिस्प्ले डिमांड्स आ जाएंगी, यानी कि ये जिसे हम जो है वो इससे मुरादी होता है कि आपने जो ग्राफिक्स होते हैं, यानी कि आपके बेशक टीवी है, या फिर आपकी वीडियोस हैं, बेशक आपकी वो पिक्चर्स हैं, एनिमेशंस हैं, तो इन सबको भी डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। और किस लिए इस्तेमाल होता है? नेटवर्क सर्वर के लिए। पावरफुल होता है वर्क स्टेशन के लिए इससे ज्यादा, यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन होती हैं। अब एक बात याद रखेंगे, इसको आप काम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो पीसीज ऑफिस के अंदर यूज हो रहे होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, होते वो भी पीसी हैं, लेकिन जो पीसी लोग घरों में यूज कर रहे होते हैं उनकी रैम, उनकी मेमोरी वगैरह बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि लोगों ने कस्टमाइज बनवाए हुए होते हैं। किसी ने वो जीटीए खेलनी है, मतलब इस तरह से कोई गेम खेलनी है, तो उसको ज्यादा रैम रिक्वायर्ड होगी। जिन्होंने सिर्फ ऑफिस वर्क करना है, पावर पॉइंट की स्लाइड देखनी है, एक्सेल पे काम करना है, उनको बहुत ज्यादा रैम रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसलिए इस कंटेक्स्ट में बात की गई है कि जो नेटवर्क सर्वर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं वर्क स्टेशन वाले पीसी से। कोऑर्डिनेट्स टेलीकम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, सिंपल सी बात है, टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए इससे आप ईमेल भी कर सकते हैं, इससे आप मैसेंजर पे मैसेज भी भेज सकते हैं, इससे आप व्हाट्सएप वेब भी यूज कर सकते हैं, इसके जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग से मुराद है डाटा शेयरिंग। सपोर्ट स्मॉल नेटवर्क्स एंड इंटरनेट और इंट्रानेट वेबसाइट, यानी जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो छोटे नेटवर्क्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे जो हमारा लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। पता है ना आप लोगों को लैन, मैन और वैन के बारे में? नहीं पता किसी को भी? सर थोड़ा बहुत पड़ता है। जी पता है बेटे सर। बताएं, बताएं बताएं। सर रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। अच्छा देखिए, तीन तरह के नेटवर्क्स होते हैं। एक होता है लैन, LAN, लैन, इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक छोटे से एरिया में इस्तेमाल होने के लिए, जैसे घर पे, जैसे ऑफिस में, जैसे एक डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने के लिए जो नेटवर्क यूज होगा ना, उसे हम लैन कहेंगे। जैसे आप लोग कभी वाईफाई का कनेक्शन लगवाएं, सपोज PTCL का लगवा लें, तो वो आपके घर पे एक डिवाइस लगा के जाएंगे, तो वो उस डिवाइस की वजह से जो आपके घर में सिग्नल्स आ रहे होंगे उसे हम उस कनेक्शन को लैन कहेंगे, LAN, लैन, या लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसे हम लैन कहते हैं। लेकिन जब आप घर से थोड़ा सा बाहर जाएंगे, तीसरे घर में, चौथे घर में जाएंगे, थोड़ा सा कोई 8-10 मीटर दूर होंगे, तो क्या होगा,
कि वो ऑटोमेटिकली सिग्नल आपके खत्म हो जाएंगे। एक होता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मैन होता है उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली इसकी जो रेंज है वो लैंड से ज्यादा होती है। अब इसकी रेंज ज्यादा होने से क्या होगा कि इसकी एक्सेस भी ज्यादा होती है। जैसे आप समझ लें कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर जो इंटरनेट लगेगा वो मैन होगा। यानी इसका ये मतलब नहीं कि एक ही डिवाइस के पूरी यूनिवर्सिटी में सिग्नल आ रहे होंगे। फूड साइंसेस डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं, NBS में भी आ रहे हैं, और IT डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं, नहीं। लेकिन ये नेटवर्क एक ही है, कनेक्शन ये एक ही है। जब बंद होगा तो हर जगह बंद होगा, जब चलेगा तो हर जगह चलेगा। आप सोचें कि जो आपके घर का वाईफाई है, क्या वो पूरी यूनिवर्सिटी को जो है वो एक्सेस दे सकता है? नहीं, क्योंकि वो लैन होता है, वो लोकल एरिया के लिए होता है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जिसे हम MAN मैन भी कहते हैं, वो बेसिकली इस तरह से बड़ी जगहों के लिए, बैंक हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, कोई गवर्नमेंट की सेक्रेटेरिएट हो गया, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, तो छोटे से बने होते हैं यहाँ छोटे शहरों में, सरगोदा वगैरह में, इस्लामाबाद वाला हो गया, कराची वाला हो गया, एम्बेसीज हो गई हमारी बड़ी बड़ी, जो सफारत खाने होते हैं। तो इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जो, और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है, बेशक कोई लिवाइस का हेड ऑफिस है, या फिर जो है वो आपके शक्करगंज फूड का हेड ऑफिस है, आदम्स फूड्स का हेड ऑफिस है, या वो टोयोटा का कोई प्लांट है, या वो कोई सुजुकी की कोई असेंबली है, तो वो इन एरियाज के ऊपर जो इंटरनेट लगाया जाता है उसे हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसी तरह से एक और होता है वैन, WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जो वैन होता है या वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया से भी ज्यादा जगह के लिए होता है। यानी ये एक पूरी, आप कह लें कि एक तहसील या एक पूरे जो है वो रीजन को, एक पूरी टेरिटरी को कवर करने के लिए होता है, जिसकी कवरेज मैन से भी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। अब लाहौर कितना बड़ा है, अब पूरे शहर के अंदर उन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं, और वो आपस में एक सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड हैं, जिसे हम वैन कहते हैं। अब जो पंजाब का पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, 1 करोड़ 30-40 लाख की आबादी है। अब पूरे जो सिटी को कवर किया गया है, वो जिस इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू किया गया है, वो आपका जो है वो वैन होगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, इसके अंदर ये इसकी जो कवरेज होती है वो मैन से भी ज्यादा होती है, और ऑफ कोर्स लैंड से तो ज्यादा ही होती है। तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आपके जो कंपनीज हैं, PTCL है, टेलीनॉर है, यूफोन है, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, इन्होंने हर सिटी के अंदर अपना एक वैन बनाया हुआ होता है, इन सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में, जो उस एरिया को कवरेज दे रहा होता है। तो जब बातों का होता है ना, सिग्नल नहीं आ रहे, तो सिग्नल सिर्फ आपके घर पे नहीं आ रहे होते हैं, सिग्नल वो दूसरे मोहल्ले में भी नहीं आ रहे होते हैं, वो 4 गलियां छोड़ के जो घर है वहां पर भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। चूंकि रीजन ये होती है कि वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होता है, एक पार्टिकुलर एरिया, कोई डिस्ट्रिक्ट समझ लें, चलो आप मिसाल के तौर पे जी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है, तो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा पूरे का पूरा जो है वो, उसको जो इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है, वो वैन के जरिए प्रोवाइड किया गया है, वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए प्रोवाइड किया गया है। तो लिहाजा जो है वो इस तरह से आप कह लें कि इंटरनेट कनेक्शंस को हम 3 काइंड्स में, 3 क्लासिफिकेशंस के थ्रू डिवाइड कर रहे होते हैं। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोग भूल गए होंगे। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, वो लैन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको जरिए आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स मॉल नेटवर्क्स एंड इंटरनेट और इंट्रानेट वेबसाइट्स। इंटरनेट या इंटरनेट, इंटरनेट का आप लोगों को पता है, मैं कई दफा बता चुका हूँ, और छोटे नेटवर्क्स को सपोर्ट कर रहा होता है माइक्रो कंप्यूटर। कॉर्पोरेट PC क्राइटेरिया, अब वो कह रहे हैं कि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है या PC है, वो कॉर्पोरेट्स में भी इस्तेमाल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक में कभी आप चले जाएं, लोगों के सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ होता है, कंप्यूटर पे कोई ना कोई जी काम कर रहे होंगे, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट PC। होता वो PC ही है, लेकिन कॉर्पोरेट में यानी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी फर्म में, यानी किसी जो है वो कंपनी यूज हो रहा होता है। सॉलिड परफॉर्मेंस एट अ रीजनेबल प्राइस, तो इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके सामने एक एनिमेशन भी बनी हुई है, इसकी परफॉर्मेंस सॉलिड होती है और रीजनेबल प्राइस होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है,
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स ऑफ वायरलेस कैपेबिलिटीज, यानी इसका नेटवर्क इस तरह का स्ट्रॉन्ग होता है कि ये वायरलेस कैपेबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सके। यानी जो कॉर्पोरेट वाला पीसी होगा उसमें वो इजीली लैन से या मैन से कनेक्ट हो जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी की पावर बहुत अच्छी होगी। जबकि आमतौर पे जो पीसी होता है उस पे आप लैन को ही चला रहे होते हैं, लोकल एरिया के नेटवर्क के थ्रू ही चला रहे होते हैं। बेशक आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं। और पीसी जो है वो एक टर्म है जो कि आती है माइक्रो कंप्यूटर में। और माइक्रो कंप्यूटर एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर आपका लैपटॉप भी आ जाएगा, पीसी भी आ जाएगा, स्मार्टफोन भी आ जाएगा, टैबलेट भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लास गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मिड रेंज सिस्टम की बात करते हैं। मिड रेंज से या मीडियम सिस्टम आप समझ लें, जो मीडियम कंप्यूटर होते हैं ये हाई एंड नेटवर्क होते हैं। हाई एंड से क्या मुराद है कि हाई प्रोफिशिएंसी के नेटवर्क सर्वर्स होते हैं जो कि हैंडल करते हैं लार्ज स्केल प्रोसेसिंग ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस। तो आम तौर पे बिजनेस की जो आप कह लें कि एप्लीकेशंस होती हैं, बिजनेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे क्विक बुक्स है या फिर पीच ट्री है अकाउंटिंग के लिए, मार्केटिंग में मार्केटो है, सेल्स फोर्स है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ये हमारा सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो मिड रेंज सिस्टम होता है। क्योंकि इसकी रैम भी बड़ी स्ट्रांग होगी, इस सिस्टम की हार्ड डिस्क भी बहुत अच्छी होगी, इसका प्रोसेसर भी बड़ा स्ट्रांग होगा, इसका जो वर्जन होगा इंटेल का या कोई भी जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है वो i5 i7 i9 तक होगा, ज्यादा होगा। अब तो i5 भी कॉमन है। अच्छा, नॉट एज पावरफुल एज मेन फ्रेम, ठीक है। ये मेन फ्रेम या जो लार्ज सिस्टम्स होते हैं उन जितना पावरफुल या स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ऑब्वियसली उनके मीडियम रेंज के हैं। लेस एक्सपेंसिव टू बाय, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। ऑपरेट एंड मेंटेन, और इजीली जो है वो आप इसको ऑपरेट और मेंटेन कर सकते हैं, यानी ह्यूमन आपके लिए मिडिल क्लास की रेंज में आ रहा होता है। ऑफन यूज टू मैनेज, आमतौर पे इसको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि लार्ज इंटरनेट वेबसाइट चलाने के लिए, जैसे मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जो हमारे सिस्टम होते हैं उसको चलाने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं मिड रेंज के सिस्टम। कॉर्पोरेट इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट दोनों को यूज करने के लिए हम मिड रेंज सिस्टम्स को यूज इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज वाइड एप्लीकेशंस, यानी जो आपकी एंटरप्राइज वाइड एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशनल The time एप्लीकेशंस is होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 1:00 जो p.m. एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे मैंने अभी पीच ट्री की बात की है, जैसे मैंने क्विक बुक्स की बात की है। जब मैं ये टर्म्स यूज करता हूँ तो आप लोग इन्हें नोट कर लिया करें, और आफ्टर द लेक्चर आप लोग किसी टाइम पे इन्हें गूगल किया करें। आजकल तो कोई चीज छुपी भी नहीं है ना, यानी आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई बंदा आपको एक्सप्लेन करेगा तो आपको पता चलेगा। इंटरनेट आपके पास है, स्मार्टफोन आपके पास है, आप क्या किया करें कि इन चीजों को गूगल पे लिखा करें, इनको सर्च किया करें। और अगर नहीं पता चलता कि कौन सी वेबसाइट रीड करें तो इनका नाम लिख के आगे विकीपीडिया लिख दिया करें। तो विकीपीडिया बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वर्ड्स के अंदर किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर देता है। उसके स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ्स पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी मैं क्विक बुक्स की क्यों बात करता हूँ, ये क्या चीज है, इस क्या क्या मसला है इसके साथ, क्यों बार बार इसका जिक्र आता है इस सब्जेक्ट के अंदर, पीच ट्री की मैं क्यों बात कर रहा होता हूँ, ये क्या चीज है, लिखें पीच ट्री सॉफ्टवेयर विकीपीडिया, क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर विकीपीडिया। तो इस तरह से आप जब सर्च करेंगे चीजों को तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में जो है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे पहुंच गई हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, और असल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस चीज का काम हो रहा है, वहां पे क्या चीजें किनको को यूज किया जा रहा है, वहां पे जो है वो कैसे वर्किंग की जाती है। तो अब ये जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं हमारी, ठीक है ये पढ़ना है, हमारी जरूरत है, कोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो है ना वो आउट ऑफ द बुक्स जाके भी थोड़ी सी चीजों को देखा करें। अच्छा, इसके अलावा क्या है, यूज्ड एज फ्रंट एंड सर्वर टू असिस्ट मेन फ्रेम विद टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। जो आपके मेन फ्रेम या लार्जर कंप्यूटर्स होते हैं उनके ये सर्वर्स या हेल्पर्स या असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए और नेटवर्किंग के लिए। तो जो मेन फ्रेम या लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर जैसे सॉरी सॉरी सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स को चलाने के लिए आमतौर पे मिड रेंज कंप्यूटर्स जो हैं वो आप कह लें कि या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, लार्ज होगा ऑब्वियसली, फास्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, लार्ज प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी सिंपल सी बात है,
हाई ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे जो है वो, अगर आप लोग कभी कोशिश करें ना, कोई वर्ड की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, उसको आप कंप्यूटर पे ओपन करें, थोड़ी सी उसमें चेंजेस करें, आप कंट्रोल एस दबाएं, उसको सेव करें, वो चंद सेकंड्स लेता है। हमारा जो कंप्यूटर है, वो जो चंद सेकंड्स है ना, इसका मतलब है वो प्रोसेसिंग टाइम है, उसको सेव करने में ये सेकंड्स रिक्वायर्ड है। इसी तरह से आप लोग कोई मतलब कोई गेम वगैरह अगर खेलते हैं, तो वो आप करके देखें, कोई एप्लीकेशन चला के देखें, कोई सॉफ्टवेयर चला के देखें, तो वो कुछ प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसकी जो ट्रांजेक्शन्स का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विक होता है, और ये हैंडल कर रहा होता है कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को, यानी ऐसी चीजें जो आप, या ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप माइक्रो कंप्यूटर पे नहीं चला सकते, वो ये उनको इजीली चला रहा होता है, कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन या कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसके अलावा क्या है कि वाइडली यूज्ड एज अ सुपर सर्वर फॉर, और आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है एक सुपर सर्वर के तौर पे, किसके लिए? लार्ज क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क के लिए। यानी कि लार्ज क्लाइंट या लार्ज सर्वर से क्या मुराद है? लार्ज सर्वर से मुराद है वैन की बात हो रही है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाई वॉल्यूम इंटरनेट वेबसाइट्स, यानी इंटरनेट की कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कि आम कंप्यूटर से एक्सेसिबल नहीं होती, या जो आम कंप्यूटर उनका लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता, उनके लिए इस्तेमाल होता है। एज वेल एज इट इज बिकमिंग अ पॉपुलर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। किस लिए पॉपुलर हो रहा है? डाटा वेयर हाउसिंग के लिए। जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डाटा को स्टोर करना होता है, तो उसको हम डाटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। और जब आपने उसमें से डाटा की एक्सप्लोरेशन करनी होती है, जैसे आप देखिए नादरा है, पाकिस्तान में नेशनल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है, इस तरह से इनका नाम है नादरा। अब नादरा के पास पूरे मुल्क का डाटा होता है। अब उन्होंने अगर उसमें से एक पर्सन ढूंढना है, मिसाल के तौर पे आसिर अली, चले मेरा नाम सर्च करना है, अब उसको आम कंप्यूटर जो है वो घंटे लेगा सर्च करने के लिए, चूंकि उसमें कम से कम करोड़ों लोगों का डाटा स्टोर है। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होगा, वो उसको जब चंद सेकंड्स में वो नाम निकाल देगा, तो उसे हम कहेंगे ये डाटा माइनिंग करके दे रहे हैं। जब आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाटा में से कोई एक पार्टिकुलर डाटा निकालना है, उसे आप डाटा माइनिंग कहते हैं। माइनिंग सुना है आप लोगों ने? जैसे कोयले की माइनिंग हो रही है जी, क्या मतलब जी? कोयले की कान खोद रहे हैं, उसमें से कोयला निकाल रहे हैं, तो कान को नहीं, कोई खुदाई को कहते हैं माइन करना। तो डाटा माइनिंग से मुराद ये कि जहां अबंडेंट डाटा हो, प्लेंटी ऑफ डाटा हो, मैसिव क्वांटिटी के अंदर डाटा हो, वहां से आपको जब एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उसको रिक्वायर करने के लिए जब आप एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो इसे हम डाटा माइनिंग कहेंगे। और वो डाटा जहां स्टोर किया गया है, उसे डाटा वेयर हाउस कहेंगे। इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा चैप्टर है, वो नेक्स्ट हम यही करेंगे चैप्टर, इस चैप्टर के बाद चैप्टर 5 ही हम करेंगे, डाटा वेयर हाउस वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स के लिए जो amazon या जो वॉलमार्ट या 7-Eleven, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, दराज डॉट पी के, ये वेबसाइट्स अपने हेड ऑफिस के अंदर जो डाटा यूज करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर्स यूज करती हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और वो सारे सुपर कंप्यूटर नहीं होते हैं, लेकिन वो मेन फ्रेम होते हैं, यानी कि लार्ज साइज के। सुपर कंप्यूटर तो फिर इसमें भी सबसे जो है वो आप कह लें कि लार्जेस्ट कंप्यूटर है ना, इसमें भी सुपर डिग्री है सबसे ज्यादा, यानी आप कह लें कि आखिरी हद का जो कंप्यूटर होगा वो सुपर कंप्यूटर होगा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं लार्ज साइज के कंप्यूटर्स को। नेसेसरीली सुपर कंप्यूटर इसमें नहीं आएगा, सुपर कंप्यूटर तो आएगा ही आएगा, और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स आ सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। तो ई कॉमर्स की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का मैंने आपको नाम लिया है, फूड पांडा है या फिर उबर है, करीम है, ये कंपनीज जो हैं, ये भी अपने पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रही होती हैं अपने हेड ऑफिस के अंदर। अब मेन फ्रेम का एक हिस्सा होता है जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक्सट्रीमली पावरफुल सिस्टम होता है, जिसको डिजाइन किया जाता है साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के लिए, यानी कि साइंटिफिक प्रोसेसेस के लिए। अब कोविड वैक्सीन के लिए जो प्रोसेसेस करने हैं, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप लोगों ने देखा है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आ गई है, एस्ट्राजेनेका, रशिया ने एक वैक्सीन निकाल लिया है स्पुतनिक के नाम से, साइनोफार्म है एक चाइना की वैक्सीन, सुना होगा आप लोगों ने भी नाम न्यूज पे। तो ये जो वैक्सीन आई हैं, इसको साइंटिफिक प्रोसेसेस के थ्रू
डेवलप किया जाता है। यानी आप डिफरेंट फार्मूलाज को बड़ी रैपिडली कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि इसके साथ ये साल्ट चलेगा, इसके साथ ये वाला साल्ट होगा, इसके साथ ये वाला केमिकल होगा, तो फिर प्रोसेस करेगा। उन्होंने कम्बिनेशन बनाना होता है केमिकल्स का। तो ये जो साइंटिफिक कंप्यूटेशंस होती हैं, ये आम कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर या फिर ये आप कह लें कि माइक्रो कंप्यूटर तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और आम मेन फ्रेम कंप्यूटर भी नहीं कर सकते। सिर्फ सुपर कंप्यूटर ये वाली कंप्यूटेशंस कर रहा होता है। दिस वाज ओनली वन एग्जांपल, एक मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इसे आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, ये जो आप बड़े बड़े मिसाइल्स बनाते हैं, अभी आप लोग अगर देखते हैं न्यूज तो रोजाना न्यूज आ रही होती है, रोजाना तो नहीं खैर, हर 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद कि जी पाकिस्तान ने एक मिसाइल मिसाइल लॉन्च किया है, या पाकिस्तान ने जो है वो एक मतलब कोई टैंक बनाया है। इस तरह के जो इंजीनियरिंग के टास्क होते हैं, जो डैम बड़े बड़े बन रहे होते हैं, इनके लिए जो कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस करनी होती हैं, ये सारी की सारी आप सुपर कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। जो आपकी बिजनेस की एप्लीकेशंस होती हैं, ये मैसिव न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस होती हैं, इन सब के लिए भी आप सुपर कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो आप कह लें कि इसकी परचेजर कौन होता है? गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की रिसर्च एजेंसीज, जैसे नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पार्को है, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। इसी तरह से जो है वो इसरो है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। या चलें स्पेस की बात छोड़ दें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, या फिर आप कह लें कि ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, डाटा मेंटेनेंस के लिए, बहुत ज्यादा डाटा मैनेजमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर रही होती है। सैटेलाइट्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ड्रोन्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं कंप्यूटर, ये वाले सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, मिलिट्री में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से लेटेस्ट जो इनोवेशंस हैं, जैसे अभी वैक्सीन वगैरह हैं, मेडिसिन हैं, इनके लिए सुपर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो गवर्नमेंट की रिसर्च एजेंसीज हैं वो, फिर जो लार्ज यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे एमआईटी है, जैसे येल यूनिवर्सिटी है, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, आपके पाकिस्तान में भी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद नस्ट में या कॉमसेट्स में, उनके पास भी सुपर कंप्यूटर है। तो उनको भी चाहिए होता है अपनी एडवांस रिसर्च के लिए। और बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन हैं जो मैंने अभी नाम लिया था, अगेन उन कॉरपोरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। टोयोटा है या होंडा है या सुजुकी है। क्योंकि चाहिए तो इंटरनेट सबको होता है, सब लोगों ने ही, सब कंपनीज ने इंटरनेट पे कंप्यूटर पे काम करना होता है। बेशक वो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, वो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, हमारे लिए तो ये एप्लीकेशंस है, लेकिन ये पूरी पूरी एक कंपनी भी है। पेप्सी है, यूनिलीवर है, रैकेट बैंक्सर है, पीएनजी है, कोका कोला है, नेस्ले है। तो इस तरह से ये सारी की सारी कंपनीज जो है, मेजर कॉर्पोरेशंस भी सुपर कंप्यूटर की मार्केट है, यानी मार्केट से मुराद इसके बायर हैं, इसको यूजर्स हैं। सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा होता है, यानी बहुत सारे काम जो है वो एक साथ कर रहा होता है। हम अपने मोबाइल के ऊपर 4 एप्लीकेशन एक साथ चलाएं तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है, हैवी है जी, अफोर्ड नहीं करता। तो ये मसला सुपर कंप्यूटर के लिए नहीं है। तो आप मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस, मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर एक साथ काम कर रहे होते हैं, और बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में क्या कहना चाहिए, अरबों से लेके हजारों अरबों तक ऑपरेशंस, यानी कि बिलियन कहते हैं एक अरब को, जैसे करोड़, लाख, करोड़, अरब होता है। तो जो एक अरब होता है उसे बिलियन कहते हैं। तो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो आपकी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वो एक सेकंड में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, हमारा मेरे पास जो स्मार्टफोन है, अगर मैंने इसके ऊपर फेसबुक ओपन करनी है, तो इसके लिए मुझे चंद सेकंड रिक्वायर्ड होंगे। मैं फेसबुक वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, वो ओपन करके देगा। इसी तरह से जो है वो, फिर मैंने व्हाट्सएप ओपन करना है तो वो कुछ सेकंड लेगा लोड करने में, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड ले सकता है। मैंने जीटीए ओपन करनी है इसके ऊपर, मैंने वो पबजी, एक गेम आजकल बड़ी चल रही है, वो ओपन करनी है तो कुछ टाइम लेगा। ये सारी एक्टिविटीज ही आप अगर इन्हीं की एग्जांपल ले लें, तो आप समझ लें कि ऐसी बिलियंस ऑफ जो वेबसाइट्स होती हैं, वो ये एक ही सेकंड के अंदर ओपन करके आपके सामने रख सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है वो $50 मिलियन तक, यानी कि $5 करोड़ तक हो सकती है। और डॉलर 155 रुपीज का $1 होता है, इसको खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। 155 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोड़, तो इसे देख लीजिएगा। ये बेसिकली इसकी कॉस्ट इतनी तक हो सकती है, यानी मैक्सिमम इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी एक एवरेज कॉस्ट है कि यहाँ तक इसकी कॉस्ट आमतौर पे मार्केट में होती है। तो ऑब्वियसली ये हमारे यूज की चीज नहीं है, गवर्नमेंट्स के यूज की, बड़ी बड़ी ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज के यूज की है, बड़ी बड़ी जो है वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उनके यूज के लिए, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के इस्तेमाल के लिए ये चीज है। लेकिन वी मस्ट हैव
एटलीस्ट बेसिक नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ दीज थिंग्स, हमें पता तो होना चाहिए ना। कंप्यूटर सिस्टम कंसेप्ट में क्या कह रहे हैं, अ सिस्टम ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय फंक्शन, एक जो है वो हार्डवेयर डिवाइस का सिस्टम है जो कि फंक्शंस के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें इनपुट आ जाएगा। अब इनपुट में क्या क्या चीजें होती हैं, आपके कीबोर्ड्स हैं, टच स्क्रीन्स हैं, पेन है, इलेक्ट्रॉनिक माइस है। ये बेसिकली जो माउस होता है उसको ये माइस कह रहे हैं। ऑप्टिकल स्कैनर्स हैं जिसके जरिए आप स्कैन कर रहे होते हैं चीजों को, यानी जैसे बार कोडिंग वगैरह अगर कभी आप लोगों ने देखी हो। कन्वर्ट्स डाटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मैं आप लोगों को हार्डवेयर नहीं पढ़ाऊंगा कि हार्डवेयर कौन कौन सा होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होती है, ये मैं चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपका सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसका काम होता है कि उसने एल्गोरिदम्स करनी होती हैं। कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना आप लोग? यस Yes, सर। sir. क्या पढ़ा यस रहे हैं सर। टीचर आपको, कैलकुलस में क्या होता है? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? सर अभी तक तो हम लोगों ने लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियल्स वगैरह पढ़े हैं। सर फंक्शंस होते हैं, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं थ्रू प्रोसेसिंग। जी ठीक है, वेरी गुड। एल्गोरिदम भी एक चीज होती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कह लें आप, इजी सिंपल वर्ड्स में। तो जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो बेसिकली प्रोसेसिंग होती हैं, तो कंप्यूटर जो है वो ये कर रहा होता है। इसे हम सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता है कहते हैं। आउटपुट क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है भाई, जैसे वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स आपकी स्क्रीन हो गई, आपका मॉनिटर की स्क्रीन है, आपका स्मार्टफोन की स्क्रीन है, आपका प्रिंटर्स हैं, ऑडियो रिस्पॉन्स के लिए स्पीकर लगे हुए होते हैं जिससे ऑडियो बाहर आ रही होती है, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है वो चीजें होती हैं। तो कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को ह्यूमन इंटेलिजिबल फॉर्म के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कंप्यूटर जो है वो आम इंसान जिसको समझ सके उसकी समझ के मुताबिक डाटा में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो जब वो डाटा कंप्यूटर के अंदर होगा तो वो कैलकुलेशंस होंगी, एल्गोरिदम्स होंगी, उसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम उसको एज आउटपुट रिसीव करेंगे तो वो हमें हमारी फॉर्म में, हमें हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, बेशक वीडियो हो या वो ऑडियो हो या वो प्रिंटर के जरिए कोई प्रिंट निकाल रहे हैं या कोई भी चीज है इस तरह से। तो स्टोरेज में दो तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज आपकी मेमोरी होती है, जैसे आपकी आप कह लें कि रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। अब वो बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज है, उसको आप छेड़ भी नहीं सकते, उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते, वो आपकी जो है वो इन बर्थ या बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर होती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी डिस्क ड्राइवर्स होते हैं, जैसे आपकी यूएसपी आजकल हम बड़े यूज करते हैं, फ्लैश भी कहते हैं, हार्ड डिस्क होती है, सीडी रोम होती है, सीडी अगर आप लोगों ने कभी देखी हो। फ्लोपी डिस्क की तो मैं बात नहीं करूंगा, बड़ी पुरानी चीज है। जैसे आपका एसडी कार्ड होता है, जो मोबाइल में हम कार्ड डालते होते हैं ना, एसडी कार्ड, अब तो खैर उसकी जरूरत भी नहीं रहती, मोबाइल की अपनी मेमोरी बहुत होती है। तो ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसको आगे चल के हम देखेंगे, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे। कंट्रोल कौन कर रहा होता है इस सारे सिस्टम को? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को और इस सारे सिस्टम को, सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ब्रेन है वो कंप्यूटर का। और जैसे आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस के अंदर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है या ऑप्टिकल स्कैनर है, इसके जरिए आप इनपुट देते हैं, वो सिस्टम बस में जाता है। बस से मुराद, अगर कभी आप लोगों ने कंप्यूटर खोला हो तो उसके अंदर जो है वो चौड़ी पट्टियां होती हैं प्लास्टिक की, उसे हम बस कहते हैं, क्योंकि वो एक बस की शक्ल के अंदर होती हैं और वो बड़ी बड़ी सी तारें होती हैं, बड़ी चौड़ी। बहरहाल अभी समझने की आपको जरूरत नहीं है, कंप्यूटर के अंदर वो लगी होती है, उसे हम कंप्यूटर बस कहते हैं, उसके अंदर डाटा ट्रेवल करता है। जैसे बस के अंदर जो आम रोड पे जो बस जा रही होती है, यूनिवर्सिटी का पॉइंट होता है, उसमें लोग ट्रेवल करते हैं, उसी तरह से उस बस में डाटा ट्रेवल कर रहा होता है जो कंप्यूटर के अंदर बनी हुई होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जो उसका ब्रेन है, जो सीपीयू है, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम कर रहा होता है। पहले तो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं और कंपैरिजंस हैं। दूसरा काम वो क्या कर रहा होता है, कंट्रोलिंग कर रहा होता है, इंटरप्रेट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन को और प्रोसेसिंग कर रहा होता है डायरेक्टली।
तो ये बेसिकली काम कर रहा होता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उनको इंटरप्रेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उनको इम्प्लीमेंट करेगा और प्रोसेसिंग को करेगा, यानी कि प्रोसेस करेगा, किसी भी काम को अमल करेगा उस पर। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं, फिर कैशे मेमोरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज होती है। इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी इस्तेमाल हो रही होती हैं, इनको भी आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंडरी डाटा स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे आपकी कह लें कि यूएसबी ड्राइव है या फिर आपकी हार्ड डिस्क है। तो ये जो है, ये मैग्नेटिक डिस्क या टेप यूनिट्स या ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, ये भी सारी की सारी जो हैं ये सेकेंडरी डाटा के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं और ये भी डाटा को स्टोर कर रही होती हैं। प्रोसेसिंग में इनका भी बड़ा रोल होता है। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स, जल्दी से समझ लें कि इससे मुराद आपका जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है कंप्यूटर के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं कि मतलब जिसका काम ही प्रोसेस करना होता है। अब कैशे मेमोरी क्या होती है कि कैशे मेमोरी जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी कि कुछ अरसे के लिए जब आपने एप्लीकेशन चलाई, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चलाई, बंद कर दी, लेकिन वो आपके कैशे में रह जाएगी कुछ देर के लिए, जब आप उसको दोबारा चलाएंगे तो वहीं से ओपन होगी। उसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और जो है ना वो, लेकिन ये मेमोरी ले रही होती है, इसका भी रैम के ऊपर लोड होता है। प्राइमरी स्टोरेज आप लोगों को मैंने बता दिया, इसमें रैम है या रोम है, इसी तरह से और भी अगर कोई चीजें आती हैं वो आगे चल के प्राइमरी मेमोरी को हम देख लेंगे। ये डाटा को स्टोर कर रही होती है और इंस्ट्रक्शन दे रही होती है प्रोसेसिंग के दौरान। आपको पता है रैम और रोम के बगैर कंप्यूटर तो चल ही नहीं सकता। रीड ओनली मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कल हम या नेक्स्ट जब भी हमारा लेक्चर होगा इसको देखेंगे। जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसमें आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगा, प्रिंटर होगा, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट होगा, फिजिकल कंट्रोल डिवाइसेस होंगी। ये जो भी चीजें हैं जिसके जरिए आप आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, तो इन सारे सेंटर वाले जो ऑपरेशंस हैं, ये जो पिंक कलर में आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से गुजरने के बाद अल्टीमेटली हम आउटपुट रिसीव कर रहे होते हैं। ये पूरा एक कंप्यूटर का जो है वो सिस्टम होता है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल है एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। पेरिफेरल किसे कहते हैं? पेरिफेरल कहते हैं आपकी ऐसी डिवाइसेस को जो इनपुट या आउटपुट या स्टोरेज की जो भी डिवाइसेस हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, जॉयस्टिक। अच्छा जी, पेरिफेरल डिवाइसेस हम देख रहे थे। किधर है? सीआर ज्वाइन किया है उसने? नहीं किया, आपका सीआर ने ज्वाइन नहीं किया। ओके, ये जो मॉर्निंग का सीआर है,
मतलब ये क्या कोई इशू है इसका बच्चे का, या फिर ये छोड़ चुका है बीबीए? कोई जी मुझे सर, बता सकता मैं हूँ है? सर आप हैं? सीआर। अच्छा, आप हैं सीआर। तो बेटे आपने क्लासेस नहीं अटेंड की इससे पहले वाली? जी सर। क्या मसला था आपके साथ? सर वो क्लास के बाद आपको बता दूंगा। अच्छा, क्लास के बाद बता देंगे। तो अब आपने आगे क्लासेस अटेंड करनी है, या वो इशू आपका अभी भी चल रहा है? नहीं सर, करनी है इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। जी सर। ओके। ओके जी। पेरिफेरल डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे। इससे मुराद आपकी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें आपकी जैसे इनपुट आउटपुट या सेकेंडरी स्टोरेज की जितनी भी डिवाइसेस हैं, लेकिन ये पेरिफेरल होती हैं, यानी उसकी जो है वो इंटेग्रल पार्ट नहीं होती कंप्यूटर का। जैसे प्रोसेसर है, या फिर जैसे आप कह लें कि टच स्क्रीन जो है एक मॉनिटर के साथ जो लगी हुई होती है, वो उसके साथ इंटैक्ट होती है। यानी जब आप खरीदेंगे तो उसको सेपरेटली आप नहीं परचेज करेंगे, बल्कि वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगी। वो उसके बगैर तो आपका वो स्क्रीन जो है वो कहलाएगी नहीं, या मॉनिटर जो है वो मॉनिटर नहीं कहलाएगा। इसी तरह से कुछ डिवाइसेस होती हैं जिन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं, ज्वाइंट भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आपकी हैंड फ्री है, आप जो है वो इसको लगा भी सकते हैं, उससे अलग भी कर सकते हैं। आपकी जॉयस्टिक है, आपकी यूएसबी है, या आपका जो आप कह लें माउस है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कि इंटेग्रल पार्ट नहीं होती किसी भी सिस्टम का, और जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होते हैं, लेकिन ये सीपीयू का पार्ट नहीं होते हैं, और सीपीयू इनके बगैर भी काम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है ना, हमारा अगर माउस खराब हो जाए, जैसे मेरे लैपटॉप का टच पैड खराब हो गया था, लेकिन उसके बगैर भी मैं कीबोर्ड के ज़रिए थोड़ा बहुत गुज़ारा कर रहा था, मेरा काम चल रहा था। तो मेरे लैपटॉप के सीपीयू को इस चीज़ से मसला नहीं था कि माउस चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसके बगैर भी ये गुज़ारा कर सकता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेज़ वो होती हैं जो कि सीपीयू के लिए एसेंशियल नहीं होती हैं। ये हमारी असिस्टेंस के लिए होती हैं, जिससे हम कन्वीनियंस फ़ील करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आर ऑल ऑनलाइन डिवाइसेस। अब ये बात थोड़ी-सी इसमें डिटेल रिक्वायर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। एक टेक्निकल पॉइंट है कि ऑनलाइन से मुराद ये है कि जब कंप्यूटर चल रहा होगा तो उस वक़्त ये डिवाइसेस काम करेंगी। ऑनलाइन से मुराद यहाँ पे इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है। यानी आप देखें कि क्या कंप्यूटर आप ऐसे नहीं चला सकते कि जो है वो इंटरनेट अगर ना हो आपके पास तो क्या आप कंप्यूटर नहीं चला सकते? नहीं। अगर इंटरनेट ना हो फिर भी कंप्यूटर को तो हम चला सकते हैं। हम उसमें वर्ड पे काम कर सकते हैं, एक्सेल पे काम कर सकते हैं, पेंट पे काम कर सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से मुराद है इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है। आपका माउस या आपका कीबोर्ड या आपकी यूएसबी जो है, ये उसी वक़्त काम करेंगे जब ये कंप्यूटर के साथ ऑनलाइन होंगे। यानी जब ये इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी, पावर के ज़रिए ये कनेक्टेड होंगे आपकी डिवाइस के साथ। इसलिए ऑनलाइन की टर्म यूज़ की गई है। हम जो ऑनलाइन की टर्म यूज़ करते हैं उससे मुराद किसी चीज़ का इंटरनेट से कनेक्शन होना है, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे इन पेरिफेरल डिवाइसेज़ के चलने के लिए। इसी तरह से आप देखें कि ये कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, इन्हें हम सीपीयू से सेपरेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो कनेक्टेड होती हैं और कंट्रोल कर रहा होता है इनके सीपीयू को। एक मर्तबा जब हमने सीपीयू के साथ इनको कनेक्ट कर दिया, यानी अपने सिस्टम के साथ इनको कनेक्ट कर दिया, तो सीपीयू इनको जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। नॉट कनेक्टेड डिवाइसेस, अच्छा इसमें कुछ ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं जो नॉट कनेक्टेड होती हैं, सेपरेट फ्रॉम एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सीपीयू। आपकी यूएसबी है, उस वो आपकी हैंड फ्री है, वो सेपरेट होती है, और उसको सीपीयू जो है वो कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। यूएसबी जब चाहे लगा दें, जब चाहे यूएसबी को निकाल लें। इसी तरह से जो है वो सीपीयू के कंट्रोल में नहीं होगा। इसी तरह से माउस है या कीबोर्ड है, वो एक तरह से कंट्रोल में होती हैं। तो कुछ कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं पेरिफेरल में, कुछ नॉन कनेक्टेड या नॉन कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर। जो है वो, लेकिन आप कह लें कि हम उन्हें कनेक्ट चाहें तो कर सकते हैं सीपीयू के साथ, और चाहे उनको रिमूव कर दें। वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते सीपीयू का, बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, और ह्यूमंस की कन्वीनियंस और असिस्टेंस के लिए ये डिवाइसेस लगाई जाती हैं। अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर वो आप कह रहे हैं कि जो मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर है या प्रिंटर है, स्कैनर है, हार्ड डिस्क ड्राइवर है, सीडी एंड डीवीडी ड्राइवर्स है, बैकअप सिस्टम्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ये इनकी जो डिटेल्स दी हुई हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा।
मॉनिटर से मुराद ये है कि बेसिकली जो हमारे स्क्रीन नजर आ रही होती है उसकी बात हो रही होती है। तो बाजुकात क्या होता है कि कुछ लोगों की जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, या उसके अंदर कोई फ्लॉ आ जाता है, एक लाइन आ जाती है, कोई मसला हो जाता है, लेकिन जो आपका सीपीयू है वो चलता रहता है। डिस्प्ले आपको नहीं हो रहा, वो आपका मसला है। सीपीयू को उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है या स्क्रीन ब्लर है या स्क्रीन ब्रोकन है, अनटिल एंड अनलेस उसका कनेक्शन ना ब्रेक हो जाए सीपीयू के साथ। कनेक्शन ब्रेक होगा तो फिर आपको वो ब्लैक हो जाएगी, नजर नहीं आएगी, लेकिन कंप्यूटर फिर भी आपका चलेगा। कंप्यूटर से मुराद यहाँ पे लैपटॉप भी है, यहाँ पे स्मार्टफोन भी है, यहाँ पे टैबलेट भी है। ये सब चीजें मैं, क्योंकि मैं माइक्रो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस की जो चेकलिस्ट है, इसको आप लोग एक मरतबा देख लीजिएगा। स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑफ है। अब ट्रेड ऑफ से मुराद क्या है? यहाँ पे ट्रेड ऑफ से मुराद होता है बैलेंस करना किसी चीज को। स्टोरेज ट्रेड ऑफ, सॉरी, स्टोरेज से मुराद वो ये बात करें कि जो आपकी स्टोरेज होती है, बेसिकली हम उसकी ट्रेड ऑफ की बात करेंगे। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि नंबर वन पे तो हमारे पास कुछ प्राइमरी स्टोरेज होती हैं और कुछ सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी में मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क भी हो सकती है, मैग्नेटिक टेप भी हो सकती है। और एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है, वैसे वैसे आपकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही होती है। मिसाल के तौर पे, जब किसी रैम की आप कह लें कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप बर्डन डाल देंगे, कोई बड़ी हैवी सॉफ्टवेयर आप चला लेंगे उसके ऊपर, बड़ी गेम चला रहे हैं हैवी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आप कह लें कि उसकी जो एक तरह से जो स्पीड है वो भी उसी तरह से अफेक्ट हो रही होगी। यानी कि जो आपकी स्पीड होती है उसी वक्त ज्यादा होगी जब आपकी कैपेसिटी कम होगी। तो इसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो कैपेसिटी कम होगी, और यानी कहने का मकसद क्या है कि आप किसी चीज को ज्यादा बर्डनाइज करेंगे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और जब आप किसी चीज को ऊपर बर्डन कम कर देंगे, यानी रैम पे आप कोई चीज ना चलाएं, कंप्यूटर आपका भाई सही चलेगा, ना हैंग होगा, ना वो दरमियान में इंटरप्ट होगा। लेकिन जब आप उस पर बर्डन डालते जाएंगे तो उसकी स्पीड भी उसी हिसाब से स्लो होती जाएगी। ज्यादा एप्लीकेशन चलाएंगे तो रैम स्लो वर्क करेगी, कम एप्लीकेशन चलाएंगे तो रैम जो है ना वो स्पीड के साथ काम करेगी। सिमिलरली, आप लोगों ने अगर कभी नोट किया हो तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, जब वो फुल हो जाती है तो वो उसके ऊपर रेड कलर का, उसके आइकन के ऊपर कलर का शेड आ जाता है कि जी ये फुल हो गई है, अपनी कैपेसिटी को रीच कर चुकी है। फिर कंप्यूटर आपका स्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने किसी चीज की कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर लिया है। तो इस सूरत में क्या होगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एक गाड़ी जो है उस पर जितना ज्यादा आप लोड डालते जाएंगे उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी पे कम से कम वेट होगा, कोई उसका ऊपर आप बर्डन नहीं डालेंगे, कोई लगेज नहीं डालेंगे, तो उसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो यही काम कंप्यूटर के अंदर होता है। जिस चीज के ऊपर आप ज्यादा बर्डन डालेंगे वो स्लो चलना शुरू हो जाएगी, और आपकी जो कॉस्ट पर बाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट से मुराद यहाँ पे है कि आपकी जो ओवरऑल उसके ऊपर आपको रिक्वायरमेंट है, यानी अगर आप ज्यादा बर्डन डालेंगे तो आपको फिर कॉस्ट यानी पैसे या फाइनेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। जबकि अगर आप जो है वो कह लें कि थोड़ी कोई चीज डाल रहे हैं, बर्डन डाल रहे हैं उसके ऊपर, यानी उसको जो है वो कम लोड के साथ चला रहे हैं, तो कम लोड की वजह से उसकी जो आप कह लें कॉस्ट है वो भी आपको कम पड़ेगी। इसीलिए होता है कि जब आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है, तो जीटीए गेम है, पबजी गेम है, तो जी आपको बड़ी रैम लगवानी पड़ेगी। क्यों बड़ी रैम किस लिए? क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है पर बाइट के साथ, क्योंकि ये हैवी गेम्स हैं, ये हैवी सॉफ्टवेयर हैं। तो होता क्या है कि जितने ज्यादा हैवी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उतनी ही हैवी आपको उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उतना ही आपको जो है वो ज्यादा कैपेसिटी वाली रैम या रोम लगवानी पड़ती है। और जितना ज्यादा डाटा आप स्टोर कर रहे होते हैं, उतना ज्यादा डाटा के स्टोरेज के लिए आपको डिवाइसेस जो है उसके साथ कनेक्ट करनी पड़ती हैं। तो ये तो था जी स्टोरेज का ट्रेड ऑफ। अब जरा डिटेल में इसको देख लेते हैं। पहले तो बिट और बाइट जो है ना वो ये बेसिक कुछ यूनिट्स हैं, इन्हें समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा बस रिवाइज कर रहे हैं। बिट क्या होता है? शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट के लिए होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है डाटे का, और ये 0 या 1 हो सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कभी बाइनरी सिस्टम पढ़ा हो, वो क्या होता है जी? 0 या 1। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है आपका या मोबाइल है, मोबाइल या ऑन होगा या ऑफ होगा। मोबाइल की तीसरी कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। माइक्रोवेव ओवन है आपके घर पे,
अवन या आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। फ्रिज है आपके घर पे, फ्रिज या चल रहा है या बंद है, वो दरमियान की कोई कंडीशन नहीं होती है। तो लिहाजा जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उससे वो हमारे जो है वो बिट के सिस्टम पे चल रही होती हैं, यानी कि हमारे बाइनरी सिस्टम पे चल रही होती हैं। 0 या 1 होता है और ये सबसे छोटा यूनिट होता है। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स को मिला के, अब यहाँ पे उसकी मेमोरी की बात स्टार्ट हो गई है कि 8 बिट्स को मिला के आपको जो है वो एक बाइट बनेगा। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट विच ऑपरेट एज अ सिंगल यूनिट। इसको हम कम से कम मिनिमम यूनिट कहते हैं और सिंगल यूनिट के तौर पे वर्क करते हैं। ये एक कैरेक्टर या एक नंबर को जाहिर करता है। जैसे कुछ हमारी फाइल्स होती हैं एक्सेल की या वर्ड की कोई फाइल, वो जी वेट आ रहा है जी 10 बिट्स, सॉरी 10 बाइट्स, 25 बाइट्स, 35 बाइट्स। तो ये बाइट्स जो है वो इसके अंदर मेमोरी हमारी स्टोर होती है। बिट के अंदर बिट सिर्फ हमें ये बता रहा होता है कि कोई चीज है या नहीं है, बस। ये आप कह लें कि ब्लैक एंड व्हाइट की बात करता है, यस और नो की बात करता है, ग्रे एरिया इसमें कोई नहीं होता। तो इसी तरह से लेकिन जो बाइट होता है वो 8 बिट्स को मिला के हम एक बाइट बनाते हैं। और जो बाइट होता है वो आपको मिनिमम 1 बाइट होगा, यानी किसी भी चीज का वेट या फिर उसकी कैटेगरी के अंदर जो है वो हम क्लासिफाई करेंगे जी। कोई चीज 10 बाइट्स की है, कोई 100 बाइट्स की है, वो कोई 125 बाइट्स की है। तो इस तरह से होता है। फिर बाइट के बाद जो यूनिट होता है वो आपको पता है कि किलो बाइट होता है। किलो कहते हैं 1000 को, यानी किलो से मुराद जैसे किलोग्राम होता है, इसका मतलब है कि 1000 ग्राम है। तो किलो बाइट से मुराद है कि 1000 बाइट्स। जब 1000 बाइट्स होंगे तो उसे हम किलो बाइट कहेंगे। अच्छा, एक टेक्निकल चीज आप समझ लें कि यहाँ पे 1000 से मुराद 1024 की बात हो रही है। लिखने में उसे हम किलो बाइट कहेंगे, लेकिन जब हम काउंट करेंगे तो वो 1024 बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलो बाइट। बुक में और स्लाइड्स में ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में ये यहाँ पे जो आप कह लें कि यूनिट यूज होता है वो किलो का, मेगा का, गीगा का ही होता है। लेकिन उसके अंदर जो है वो 24 हमें खुद से ऐड करना पड़ता है और ये समझने के लिए होता है। तो जब हम कहेंगे कि कोई चीज जो है वो 1 KB की है, इसका मतलब है कि वो 1000 बाइट्स की नहीं है, वो 1024 बाइट्स की है। जब हम कहेंगे कोई फाइल जो है वो 1 MB की है, होता है ना सॉन्ग 5 MB का है, या कोई वीडियो जो है वो 10 MB की है, 25 MB की वीडियो है। तो अब 1 MB इज इक्वल टू आप कह लें कि 1024 किलोबाइट्स। 1024 किलोबाइट्स का 1 आप कह लें कि मेगाबाइट होगा, जिसे हम MB कहते हैं। या 1 मिलियन, मिलियन किसे कहते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो आप जो है वो 10 लाख कर लें या फिर उसको 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, वो एक ही बात है। असल में तो 6 सिफरें ही हैं, 6 जीरोज हैं जो 1 मिलियन को बनाती हैं। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स, या फिर 10 लाख बाइट्स आप कह सकते हैं, 10 लाख बाइट्स। अब वो 24 वाला जो फार्मूला है ना, आपने इसको याद रखना है कि 1 लाख और 24 बाइट्स, ये मतलब सॉरी 1 लाख नहीं, 1000 के साथ 24 आएगा। तो उसको 24 आपने लाजमी 1000 के साथ ऐड करते जाना है। इसी तरह से आप सिंपल वर्ड में समझ लें कि मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। और गीगाबाइट्स जीबी, जीबी के अंदर हमारी क्या होती है जी, रैम होती है। रैम 4 GB की है, रैम 8 GB की है, मेमोरी कार्ड 4 GB का है, यूएसबी ड्राइव 8 GB की है, 12 GB की है, 12 मैंने 16 GB की है, 32 GB की है। ये जो जीबी का वर्ड हम यूज करते हैं गीगाबाइट का, इससे मुराद ये होता है कि 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगा बाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। तो अगर वैसे समझना चाहें तो 1 बिलियन बाइट्स जो है वो मजीद, यानी कि उसके अंदर 1000 ऐड करते जाएंगे आप। तो गीगाबाइट्स जो होते हैं, जीबी जो होता है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, सिंपल। फिर टेराबाइट्स होते हैं, अगेन 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। 1024 गीगाबाइट्स को 1024 GB की अगर हमारे पास कोई मेमोरी की स्टोरेज करने वाली डिवाइस है तो उसे हम कहेंगे ये 1 टेराबाइट है। इस तरह से जो है वो पेटाबाइट होती है। तो पेटाबाइट के अंदर क्या होगा कि ये भी जो है वो 1024 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। और इस तरह से ये मेमोरी जो है वो चलती जाती है आगे। आमतौर पे जो हम यूज करते हैं वो MBs और GBs को यूज करते हैं। कभी कभी जो है वो टेराबाइट की भी बात कर लेते हैं। इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है यूज करने की, डिस्कस करने की मेमोरी को। और इस इतनी ही हमारे लिए आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन की मैं कंटेक्स्ट से बात कर रहा हूँ,
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी ही मेमोरी ज्यादातर हम जो है वो उसको उसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे होते हैं और उसके जो प्रोसेस उसको कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें जो 24 की एडिशन करता है वो 24 शो किसको करता है? वो 24 पर 1000 के साथ शो होता है, यानी जब आप किसी चीज की क्वांटिटी को 1000 बढ़ाएंगे, मिसाल के तौर पे जब हम 1024 मेगाबाइट होंगे तो फिर वो 1 गीगाबाइट बनेंगे। और वो एक्चुअली में लिखने में नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकली उसके साथ शो हो रहा होता है। यानी अगर हमने कोई फाइल जो है वो 1 GB की बनानी है, तो हमें उसके लिए 1024 मेगाबाइट का डाटा उसमें रखना पड़ेगा। सिर्फ 1000 MB से वो 1 GB नहीं बन जाएगा, 24 उसमें नेसेसरली MBs और ऐड होंगे। तो ये एक यूनिट है इसका, एक जेनेरिक सा। ओके सर, मतलब लिखने में तो सिर्फ हम लोग 1000 ही लिखेंगे या 1 मिलियन ही जी लिखेंगे ना? जी जी जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने। अच्छा जी, सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स जो होते हैं वो यूज होते हैं प्राइमरी स्टोरेज के लिए और इंटरनल मेमोरी के तौर पे, और मदरबोर्ड के अंदर लोकेटेड होते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम होता है मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड जो है जैसे नाम से जाहिर है कि सारे बोर्ड्स की मदर है, यानी सारे बोर्ड्स जितने भी बोर्ड कंप्यूटर के अंदर बने हुए हैं उन सबको रन करने वाले या उन सब के ऊपर जो एक आप कह लें कि उन सब के ऊपर जो एक बोर्ड है जो उन सबको कंट्रोल करेगा, उन सबको प्रोसेस करेगा, उन सबको रन करेगा, वो मदरबोर्ड होता है। तो अगर मदरबोर्ड, तो फिर कहते हैं जी आपका कंप्यूटर ही खराब हो गया पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स होती हैं, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर बेसिकली मेटल होता है, उसके जरिए ये जो है वो कंडक्टर बनाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा होता है, और प्राइमरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये स्मॉल में साइज के अंदर होती है, बड़ी फास्ट होती है, शॉक एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है, यानी कि टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगे, जोल्ट लगे, झटका लगे, तो उसको भी ये बर्दाश्त कर लेती होती है। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है? वोलेटिलिटी होती है इसके अंदर, जैसे जो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ वोलेटिलिटी क्या होती है। मस्ट जो रोम होती है वो वोलेटाइल नहीं होती है, रैम वोलेटाइल होती है। अच्छा, मस्ट हैव अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक पावर और लॉसेस मेमोरी, यानी कि कह रहे हैं कि वोलेटिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन भी बल्कि यही कर दिया कि वोलेटिलिटी से मुराद क्या है, कि इससे मुराद है कि आपको इंटरप्टेड अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो आप जो है वो मेमोरी को स्टोर नहीं कर पाओगे, आपको अनइंटरप्टेड मेमोरी चाहिए होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो मिसाल के तौर पे यूट्यूब ओपन कर लें या कोई गेम ओपन कर लें। अच्छा, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है उस वक्त तक वो गेम चलती रहेगी। जितनी भी गेम आपने चलाई थी, यूट्यूब की जितनी भी वीडियो आपने देखी थी, वो वहां तक स्टोर हो जाएगी। आप जिस पेज पे थे, फेसबुक में आप जिस पेज पे गए, उसकी किसी पोस्ट पे गए, उसके किसी कमेंट के अंदर आप चले गए, 3-4 मतलब जगहों पे आप अंदर तक चले गए, 3-4 आपने कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद फिर जब आपका कंप्यूटर अगर या आपका मोबाइल फोन ऑफ हो जाता है, जब आप उसे दोबारा ऑन करेंगे तो वो आपको शुरू से स्टार्ट करेगा, फेसबुक के फ्रंट पेज से। जिस कमेंट के रिप्लाई में आप कोई चीज लिख रहे थे वो वहां से आपको नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो तो कनेक्शन खत्म हो गया। इसे कहते हैं वोलेटिलिटी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी डाटा स्टोर करती रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी, यानी आपका स्मार्टफोन ऑफ हो गया या आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया या आपका लैपटॉप ऑफ हो गया, तो वो अपना सारा जो रिकॉर्ड था वो सारा उसका खत्म हो जाएगा वहीं पे ही, और फिर आपको नए सिरे से शुरू से सारा काम दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं वोलेटिलिटी, यानी कि ये जो है वो वोलेटाइल होती है। वैसे तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर शिद्दत होना जो बहुत तेजी से कम ज्यादा हो, उसे हम वोलेटाइल कहते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है, वोलेटाइल हो जाती है, कभी कभी शेयर्स की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, कभी शेयर्स की प्राइस बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इससे मुराद ये है कि उसके रनिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, यानी कि अगर तो इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइडेड रहेगी
तो वो जो है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी आप कह लें कि प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, इंटरप्ट हो जाएगी, तो वो डाटा आपका वहीं पे सारे का सारा लॉस हो जाएगा, और वो जो है वो नए सिरे से आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, मेमोरी आपकी लूज हो जाएगी। इसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी, और ये सिर्फ रैम में होती है, जिससे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। रोम में ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा जी। तो बेसिकली जो है वो एक जो ड्रॉबैक होता है, लेकिन ये स्मॉल साइज में अंदर होती है, फास्ट भी होती है, और शॉक रेजिस्टेंस भी होती है, यानी कि टेम्परेचर भी जितना भी ज्यादा कम हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी का जोट भी लगे, बाजू का तो होता है ना, चीजों को झटका लगता है कंप्यूटर का, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो खराब हो जाती हैं जी। फ्रिज खराब हो गया जी, कंप्यूटर खराब हो गया जी, आपका सपोज माइक्रोवेव खराब हो गया, क्यों जी? वो बिजली का झटका लगा था। लेकिन ये जो मेमोरी होती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक अफेक्ट नहीं कर रहा होता। ये यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कम हो या ज्यादा हो, ये अपनी कैपेसिटी के अंदर उस तरह से काम करती रहती है। लेकिन जब आप सिस्टम को, पीसी को ऑफ कर देंगे, तो आपकी रैम खत्म हो जाएगी, बस दोबारा स्टार्ट करेंगे फिर आपकी रैम चलना शुरू हो जाएगी। और जो आपकी रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, उसका बर्डन ये बर्दाश्त कर रही होती है। जितनी एप्लीकेशंस आप ज्यादा चलाएंगे, उतनी रैम के ऊपर बर्डन पड़ेगा, रैम स्लो होगी, और आपको पर यूनिट के हिसाब से, वो जो बात हमने पहले की थी, कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा एप्लीकेशन चलानी है तो ये रैम नहीं उठाएगी, आपको बड़ी रैम लगानी पड़ेगी। मजीद बर्डन डालना है रैम पे, मजीद पैसा खर्च करें, मजीद कॉस्ट स्पेंड करें, और मजीद जो है वो बड़ी रैम लगवाएं, 4 से 8 जीबी पे आ जाएं, 8 से 16, 16 से 32 जीबी पे आ जाएं। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर इंटरनल मेमोरी, या फिर प्राइमरी मेमोरी, उसकी दो टाइप्स होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, मोस्ट वाइडली यूज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। प्राइमरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है जब भी आप एप्लीकेशंस चला रहे हैं, तो ये प्राइमरी जो है वो आप कह लें कि स्टोरेज करेगी। आपकी एप्लीकेशंस का जो डाटा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। मैं फेसबुक पे चला रहा हूँ, जूम भी चला हुआ है मेरे पास, इसी तरह से मैं जो है वो व्हाट्सएप भी चला रहा हूँ। तो वो सारा डाटा किस जगह पे, मैं कहाँ पे था, और वो सारा डाटा उन एप्लीकेशंस को रन करने का, चलाने का, वो रैम जो है वो टॉलरेट कर रही होती है, रैम बर्दाश्त कर रही होती है। इसके ऊपर वो सारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। वोलेटाइल मेमोरी है, उस वक्त वर्क करेगी जब कंप्यूटर ऑन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज और प्रोग्राम्स जब चल रहे हैं तो काम करेगी। आपने लैपटॉप ऑन किया हुआ, कोई एप्लीकेशन नहीं चलाई, रैम के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, रैम फ्री है। रीड और राइट मेमोरी है, इसको यानी कि आप रीड भी कर सकते हैं, इस पे कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, इसको आप राइट भी कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशंस भी इसके ऊपर आप चला सकते हैं, पुरानी एप्लीकेशंस को आप क्लोज भी कर सकते हैं। यूज फॉर कैशे या प्राइमरी मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? कभी अगर आप लोगों ने देखा हो स्टोरेज में जाके, जो कैशे मेमोरी होती है वो एप्लीकेशंस की मेमोरी होती है, कि जी जूम है, या ऑफिस है, या फिर जो है वो मैसेंजर है, ये जो आपने एप्लीकेशंस चलाई हुई थी, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है वो इनकी जो उस वक्त की टेम्परेरी मेमोरी है, वो इनकी प्राइमरी मेमोरी है, और वो एज अ कैशे स्टोर होती रहती है, और वो बर्डन रैम के ऊपर पड़ा होता है। जब फौरन आप उस एप्लीकेशन को कभी भी दोबारा चलाएंगे, तो प्रॉम्प्टली या इमीडिएटली वो उसको वहीं से ओपन करके देगी जिस सिचुएशन में आपने बंद की थी, क्योंकि उसकी कैशे मेमोरी स्टोर है। डाटा आपको उस वक्त लॉस हो जाएगा जैसे ही आप कनेक्शन ऑफ करेंगे। कंप्यूटर बंद हुआ और रैम की पूरी मेमोरी आपकी लूज हो गई। अब वो आपको एप्लीकेशंस दोबारा से वहां से चलानी पड़ेंगी। हाँ, अगर आपने कोई सेव कर ली, जैसे मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, मैंने एक्सेल को जो है वो काम करने के दौरान उसको सेव कर लिया, इसका मतलब वो कि अब वो वहीं पे जो है वो सेव हो गया है। अब मैंने फाइल ही पूरी की पूरी चेंज कर दी। जब हम सेव करते हैं तो हम फाइल को ओवरराइट कर रहे होते हैं। एक्सेल चल रहा जरूर रैम के ऊपर है, लेकिन मैंने एक्सेल की फाइल को रिप्लेस कर दिया, नई फाइल को सेव करके पुरानी फाइल को रिप्लेस कर दिया। जब हम कंट्रोल एस दबा रहे होते हैं तो हमने वो दूसरी फाइल शुरू होगी, अब उस फाइल पे वर्किंग कर रहे हैं, और लाइट चली गई या कंप्यूटर बंद हो गया, बैटरी लो हो गई, ऑफ हो गया, तो फिर वो रैम ने वो सारा डाटा वहीं पे छोड़ दिया। उसको वहां से हमें नहीं दिखाएगी, बल्कि जहां तक हमने सेव किया था, यानी हमने न्यू फाइल रिप्लेस की थी, पुरानी को उससे चेंज किया था, वो उस फाइल से ही दिखाएगी, क्योंकि उसके लिए तो वो ही जीरो है। तो डाटा आपका ज्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, डाटा आपका उसी वक्त
जो है वो ख़त्म हो जाता है, जो एप्लीकेशंस का चल रहा होता है। जैसे ही आपकी कनेक्शन आपका बंद होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी ख़त्म होती है आपके टैबलेट से या आपके स्मार्टफ़ोन से या आपके लैपटॉप से, जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का दूसरी मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी, इसे हम रोम भी कहते हैं। इसकी परमानेंट स्टोरेज होती है, यानी परमानेंटली ये स्टोर होती है। इसको आप रीड कर सकते हैं, ओवरराइट नहीं कर सकते डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के बाद। एक मर्तबा बाय डिफ़ॉल्ट या इन डिफ़ॉल्ट जब आपने रीड ओनली मेमोरी बना दी, अब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो स्लो होती है और इनएक्सपेंसिव होती है रैम के बजाय, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी बहुत थोड़ी होती है, चंद एमबीज़ पे मुश्तमिल होती है। रैम तो होती है ना 2 जीबी की रैम, 4 जीबी की, 8 जीबी, 16, 32 जीबी तक, इससे भी शायद ज़्यादा होती हो रैम, लेकिन जो आपकी रोम होती है वो चंद एमबीज़ पे 212 या कोई इतनी एमबीज़ थे, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि रोम की मेमोरी कितनी होती है। तो कुछ एमबीज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है और ये स्लो होती है और इनएक्सपेंसिव होती है रैम की निस्बत पे। और क्या होती है, सिर्फ़ रीड ओनली होती है, इसको आप राइट नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा इसमें सेव कर दिया गया वो परमानेंट है, जब तक ये रहेगी उस वक़्त तक वो डाटा रहेगा। इसकी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, क्या मतलब? कंप्यूटर को बंद कर दें, लैपटॉप को बंद कर दें, स्मार्टफ़ोन ऑफ हो जाए, ये मेमोरी स्टोर रहेगी। इस मेमोरी ने कहीं भी नहीं जाना, ये वैसी की वैसी रहेगी। इसमें चीज़ें क्या शामिल हैं? इसमें ये शामिल होता है कि आपने कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल होती है। अगर यही भूल जाए आपका कंप्यूटर कि मैंने स्टार्ट कैसे होना है, तो वो स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है, वो सेव होता है और वो परमानेंट होता है। वो कभी भी नहीं कंप्यूटर भूल सकता, वो उसकी परमानेंट मेमोरी होती है और इसमें आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। इसलिए तो कह रहे हैं कि रीड ओनली है, इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम ही रीड ओनली मेमोरी है। सेफ मोड में कैसे जाना है, डोस के बारे में जो होता है, बूटिंग जो करनी होती है, ये सारी टर्म्स आप लोगों ने सुनी हुई हैं, इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑफ कैसे होना है, ऑन कैसे होना है, सेफ मोड में कैसे जाना है, तो ये चीज़ें कंप्यूटर कभी भी नहीं भूलता और इनका इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कनेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल में सीडी-रोम आ जाएगी, जो आप सीडीज़ परचेज़ करते थे या कंप्यूटर में डालते थे, विंडोज़ की सीडी, गेम्स की सीडीज़, बचपन में आप लोगों ने भी परचेज़ की होंगी। तो उस वक़्त क्या था कि उसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क डिस्क या सीडी जो होती है वो भी रोम होती है, वो भी रीड ओनली होती है। उस सीडी से आप गेम तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उस गेम को आप डिलीट नहीं कर सकते। उस गेम में आप चेंजेस नहीं कर सकते। उस सीडी के सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल तो कर सकते हैं, रीड तो कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कंप्यूटर बंद भी हो जाए, लाइट चली भी जाए, सीडी में जो डाटा स्टोर है वो भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा। तो रोम की एक एग्ज़ाम्पल सीडी होती है जो हम कभी यूज़ करते थे। इसमें फर्मवेयर या एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि हार्डवेयर में प्लेस किया जाता है और जो कि प्लेस्ड इन हार्डवेयर एंड अलाउड टू रन, और हार्डवेयर को रन करने में हेल्प कर रहा होता है। जैसे आपका जो टीवी का जो रिमोट होता है ना, आप समझ लें वो एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर। यानी कि रिमोट को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर अप्लाई किया गया ना, या उसके अंदर जो है वो एक तरह से आप कह लें कि बाय डिफ़ॉल्ट है, वो उसका फर्मवेयर है। तो फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी आपके रीड ओनली होते हैं, उनको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो रिमोट की सेटिंग है, वो रिमोट की सेटिंग ही है। अगर 5 नंबर बटन दबाने से 5 नंबर चैनल ओपन होगा, तो वही चैनल ओपन होगा। वॉल्यूम डाउन से वॉल्यूम डाउन ही होगा, चैनल अप से चैनल अप ही होगा, क्योंकि वो रीड ओनली है। उसको आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसको अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो नॉन वोलेटाइल है। सेल निकाल दें या सेल रिमोट में डाल दें, वो डाटा जो उसको याद हुआ है ना रिमोट ने, वो कभी भी नहीं भूलना। सेल निकाल देंगे तो काम तो नहीं करेगा, लेकिन वो भूलेगा नहीं कि मैंने किस बटन से कौन सा चैनल ओपन करना है। जब दोबारा सेल डालेंगे तो वो उस बटन से वही वाला चैनल या वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। आपकी जो पेरिफेरल डिवाइसेज़ हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, जो अप्लायंसेस हैं, माइक्रोवेव है, वाटर डिस्पेंसर है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अप्लायंसेस होती हैं। ये भी इनके अंदर भी एक जो है वो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर लगा होता है, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जिसका काम ये होता है कि उसने सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करना है, अलाउ भी करना है और चलने में मदद भी करना है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से इनका हार्डवेयर सिस्टम काम कर रहा होता है। माइक्रोवेव गर्म कर रहा है किसी चीज़ को, रेफ्रिजरेटर किसी चीज़ को ठंडा कर रहा है, तो अंदर से सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलाउ कर रहा होता है उसको। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है और वो रीड ओनली होता है। और वो जो है वो आप कह लें कि उस हार्डवेयर को पूरे की पूरे को कंट्रोल कर रहा होता है। उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका हार्डवेयर चल रहा होता है और वो आप समझ लें उसके अंदर की एक रोम होती है।
अब वो उसको आप जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कहें, आप मदरबोर्ड कहें, किसी और नाम से, उसकी चिप कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रोसेसर कह रहे होते हैं। तो टीवी में या फिर आपके फ्रिज में या फिर आपकी जो है वो एलसीडी में या फिर आपके वाटर डिस्पेंसर में ये चीजें कहीं ना कहीं लगी हुई होती हैं। तो ये जी बेसिकली हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है। आगे सेकेंडरी जो मेमोरीज हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर थोड़ा सा आज का ड्राई भी हो गया और लेंथी भी हो गया। तो अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो द फ्लोर इज ओपन, पूछ लें बेटे आप लोग जो पूछना है। सर किलो बाइट्स और आप एमबीज का जो बता रहे थे, तो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, एक दफा दोबारा कंसेप्ट दे दें। अच्छा जी, किलो बाइट जो होता है बेसिकली 1024 बाइट्स होते हैं, लेकिन लिखने में हम इसको 1000 बाइट्स ही कहेंगे। तो 1024 बाइट्स को जब आप कलेक्ट करेंगे तो वो 1 किलो बाइट कहलाएगा। किलो कहता ही 1000 को है, जैसे एक 1 केजी कोई चीज 1000 किलोग्राम से मुराद ये है कि उसमें 1000 ग्राम चीजें हैं। मेगाबाइट जो होता है उसमें क्या होगा कि 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट को हम 1 मेगाबाइट कहेंगे। जैसे एमबी भी कहते हैं, कोई मूवी जो है वो सपोज 500 एमबी की है, कोई वीडियो 20 एमबी की है, तो जो आम एमबी का वर्ड हम आमतौर पर लाइफ में यूज करते हैं। तो जब 1024 किलोबाइट को आप कंबाइन करेंगे तो वो 1 एमबी बनेगा। इसी तरह से जब 1024 मेगाबाइट को आप कंबाइन करेंगे तो वो 1 गीगाबाइट या जीबी बनेगा। जैसे जीबी के अंदर 4 जीबी की रैम हो गई, 50 जीबी की हार्ड डिस्क हो गई, 16 जीबी की यूएसबी हो गई। तो इस तरह से जो जीबी बन रहा होता है आपका वो 1024 मेगाबाइट से मिलके 1 जीबी बन रहा होता है। लिखने में उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये देखिए ना, 1000 में एक 1000 ऐड कर दिया 1 मिलियन बन गया, मिलियन में 1000 ऐड कर दिया बिलियन बन गया, बिलियन में 1000 ऐड कर दिया ट्रिलियन बन गया, ट्रिलियन में 1000 ऐड किया क्वाड्रिलियन बन गया। लेकिन ये बाइट्स को लेके चल रहा है, तो हम बाइट्स को लेके भी चल सकते हैं, हम बड़ा यूनिट भी यूज कर सकते हैं, जैसे बाइट से किलोबाइट्स, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगा से टेराबाइट और उससे फिर पीटाबाइट। तो इस तरह से 1000 ऐड करते जाएंगे तो ये जो है वो हमारे पास एक के बाद एक न्यू यूनिट जो है वो आता जाएगा। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीजें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है जी, यस सर, समझ आ गया, थैंक यू। चलें जी, ओके जी, थैंक यू क्लास, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।